हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4 whose differential equation is sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ कर्व यहाँ पे फाइंड आउट करनी है जो कि 0, π/4 से पास हो रही है और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास यही दी हुई है। ठीक है, तो वी हैव, तो हम क्या करेंगे, x वालों को एक साथ रखेंगे और y वालों को एक साथ रखेंगे। रख लिया। साइन बाई कोस हमारे पास हो गया टेंजेंट x और साइन बाई कोस y हमारे पास हो गया टेंजेंट y, dy इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लोग कोस x और टेंजेंट y का इंटीग्रेशन होता है माइनस में लोग कोस y इज इक्वल टू क्या होगा, ये लोग c हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हमने माइनस कॉमन ले लिया, log m n की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी, log m इंटू log n, तो यह हो गया इज इक्वल टू log c। तो यहाँ से हमने क्या करा, मोड हटा दिया, cos x और cos y हो गया और ये माइनस का साइन हम इधर ऑपरेट कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास log c की पावर -1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 1/c लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब log हटा दिया बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लेके, तो हटाने के बाद हमारे पास ये आ गया। इतना आने के बाद ये हम इसको हमने नाम दे दिया c1। ठीक है, +-1/c। ठीक है, ये प्लस माइनस क्योंकि मोड था ना, तो मोड जब हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। जब मोड हटाते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस का साइन आता है, सबको पता है। तो ये हो गया cos x cos y किसके इक्वल हो गया, c1 के इक्वल। तो हमारे पास क्या है, c1 निकालने के लिए पॉइंट गिवन है, पासिंग पॉइंट 0, π/4। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास जो है c1 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। c1 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। तो इसको वापस से जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी वहाँ पुट कर देंगे। वहाँ से पुट करके यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू हमें क्या निकालनी थी, रिक्वायर्ड कर्व की इक्वेशन। तो यही हमें यहाँ पे बताना था। ठीक है, आ गया समझ में? इजी क्वेश्चन है। जितने भी हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में क्वेश्चन है सबको पता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में जो चली आ रही है नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करवा दूंगी। ठीक है, तो डाउट अपने आप ज़रूर दें। ठीक है ना, सबके डाउट यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे जो भी आपको डाउट लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, ए पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर। तो जो पॉपुलेशन की ग्रोज है वो क्या हो रही है, हर साल 8% बढ़ रही है। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल। तो डबल होने में उस पॉपुलेशन को कितना यहाँ पे टाइम लगेगा। यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो लेट पी नोट विद द इनिशियल पॉपुलेशन, हमने मान ली पी नोट इनिशियल पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स बी पी, जो टी ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन रहेगी उसको हमने मान लिया पी। तो इट इज़ गिवन दैट, तो हमारे पास क्या गिवन है, 8% पर ईयर वो बढ़ रही है। तो डी पी अपॉन डी टी यानी कि एट द रेट ऑफ चेंज हो रहा है। तो डी पी अपॉन डी टी 8% पर ईयर, तो 8p/100। को हटाने के बाद क्या लगा यहाँ पे 100 और p हमारे पास क्या था, ईयर। ठीक है, पर ईयर की जगह हमने यूज़ कर लिया p। उसके बाद डी पी अपॉन डी टी, इसको हम काट देंगे तो 2p/25 आ जाएगा। p वालों को अलग, dt वालों को अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना आ गया। हमारे पास इनिशियल क्या था, टाइम इनिशियली 0 रहेगा और वी हैव p इज इक्वल टू पी नोट, पुटिंग t इज इक्वल टू 0 एंड p को हम क्या पुट करेंगे, p नोट। देखो अब p नोट हमारे पास क्या था, इनिशियल पॉपुलेशन जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी। ठीक है, और टाइम हमारे पास क्या था, 0, क्योंकि उस टाइम तो स्टार्टिंग ही थी ना, तो स्टार्टिंग में टाइम हमारा यानी कि क्या था, 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू वापस से इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करके t की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। टाइम हमारा कितना आ गया, ये। और व्हेन p, जब p की वैल्यू डबल हो जाती है, 2p नोट हो जाती है, डबल बोला ना, तो डबल हो गई तो 2p नोट हो गई। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2p नोट, p नोट से p नोट, तो 25/2 log 2 हमारे पास ये आ जाएगा। 10 पॉपुलेशन इज डबल्ड 25/2 log 2 ईयर्स, इतने टाइम में वो डबल हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में? टाइम हमें यहाँ पे निकालना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से करना। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर 2 ट्राइंगल्स एंड जी एंड जी डैश बी देयर सेंट्रोइड। ट्राइंगल के क्या है, ये सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला सबको पता है। इन तीनों को ऐड करके जैसे ये होता है ना, ए प्लस सेंट्रोइड क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का ये अगर सेंट्रोइड है तो इस सेंट्रोइड का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है a+b+c डिवाइडेड बाय 3। ऐसे हम निकालते हैं, वर्टिसेस को ऐड करके डिवाइड करते हैं 3 से। फर्स्ट मतलब एक्स के जो पॉइंट है, वाई के जो पॉइंट है और जेड के अलग अलग उनको ऐड करते हैं, x1 + x2 + x3/3 ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रोइड है। प्रूव दैट
ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू 3 डैश। तो लेट द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश विद रेफरेंस टू सम ओरिजिन बी। तो हमने मान लिया इसके पोजिशन वैक्टर ए बी सी और उसके हमने ले लिए ए डैश बी डैश सी डैश रिस्पेक्टिवली। देन ये हमें निकालना है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए, बी डैश माइनस बी, सी डैश माइनस सी, प्लस कर देंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। करने के बाद इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब जी और जी डैश सेंट्रोइड हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश के, तो यहाँ से इनको क्या करेंगे, ऐड ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 और ए डैश बी डैश सी डैश डिवाइड बाई 3 रिस्पेक्टिवली कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जी डैश निकालेंगे, तो वही पोजीशन वेक्टर ऑफ जी डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। तो ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे। सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, ये कंप्लीट वैल्यू जो अभी हमने सोल्व करी ये थी हमारे पास ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश की वैल्यू थी। और ये किसके इक्वल आ गया, 3 टाइम्स जी डैश के इक्वल आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। इन वेक्टर्स के बीच हमें क्या निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है। ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी। द गिवन वेक्टर लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दैम। फॉर्मूला सबको पता है, ये सब पता होना चाहिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच निकालने का फॉर्मूला कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी हमने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लिया, कोस थीटा यहाँ से निकल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कोस इनवर्स दिस। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ आई जे के 2i plus 5j 3i plus 2j minus 3k and i minus 6j minus k respectively are the position vector of points a, b, c and d, then find the angle between the straight line ab and cd. Deduce that ab and cd are कोलिनियर। तो हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन दैम ए बी एंड सी डी के बीच हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी और सी डी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी का मतलब पोजीशन, इसको नाम दे दो आप ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, जब ए बी निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हम यहाँ से करेंगे। सी डी में भी सेम डी माइनस सी करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी निकालेंगे। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी डॉट सी डी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई। तो ए बी एंड सी डी आर अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, हैंस लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक है, ए बी और सी डी क्योंकि एंगल कितना आ गया यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू पाई आ गया, तो ये अनलाइक पैरेलल वेक्टर हो गए, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि एंगल कितना है, पाई है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जो लाइन है ए बी और सी डी वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डेटरमिनेंट हमें निकालना है। इफ़ दिस डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ से वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर है। देन प्रूव दैट ए बी सी क्या है हमारे पास, -1। नॉन कोप्लेनर के लिए सबको पता है ए बी सी का जो हम डेटरमिनेंट निकालते हैं ना, जो ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर है, उसका डेटरमिनेंट कितना आएगा, नॉन जीरो आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आएगा नॉन कोप्लेनर के लिए। अगर ये कोप्लेनर बोलता तो डेटरमिनेंट क्या आ जाता, वेक्टर्स का 0 के इक्वल आ जाता। तो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट, यहाँ पे बी वाला और यहाँ पे सी कोफिशिएंट रख के डेटरमिनेंट को क्या रखना है, नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे पास क्या है, ये वाला जो डेटरमिनेंट है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई, सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करी है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एज इट इज़ 1 1 1 प्लस में अब यहाँ पे ये बचेगा, बाकी C1 और C2 एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि C3 में हमारे पास ऐड ऑन हो रहा है, तो C3 के ही पार्ट को हम अलग अलग करके डेटरमिनेंट सोल्व करेंगे। नॉट इक्वल ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, अप्लाइंग, हमने यहाँ पे क्या अप्लाइंग कर लिया, C2 और C3 को इंटरचेंज कर लिया, जो फर्स्ट डेटरमिनेंट था यहाँ पे, टेकिंग ए बी सी कॉमन इन C1 C2 C3 ऑफ सेकेंड डेटरमिनेंट। यहाँ से हमने ए बी सी कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इंटरचेंज कर लिया, क्योंकि ये क्या था, माइनस साइन था, इंटरचेंज कर लिया, तो ये माइनस साइन यहाँ पे खत्म हो गया। खत्म होने के बाद यहाँ से हमने ए बी सी कॉमन ले लिया। अब यहाँ से डेटरमिनेंट दोनों सेम है, तो ये कॉमन आ गया और यहाँ बचा 1 प्लस ए बी सी फैक्टर बन गए इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, ये थी हमारे पास ए बी सी, ये हमने इसको बॉक्स फॉर्मेट में लिखा है, जो हमारे पास वेक्टर है ना, तो इसको हमने बॉक्स फॉर्मेट में लिखा है। और ये क्या दे रखा है, नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 तो दैट मीन्स इसको 0 होना पड़ेगा। तो 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी किसके इक्वल आ गए, यहाँ से -1 के इक्वल आ गए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना, और थोड़ा सा नया भी क्वेश्चन था, तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आप लोग कर लेना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएँ तो आपके छूटने नहीं चाहिए, ठीक है ना। सारे मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ठीक है।
तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना, ठीक है। चलिए देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन थ्रू द ओरिजिन विच इंटरसेक्ट द लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इंटरसेक्ट करती है इन लाइन से और एंगल बनाती है π/3 ईच। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आर गिवन बाय दिस, तो क्या है x-3/2 y-3/2 z इज इक्वल टू 1। जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट अगर हमें किसी लाइन के निकालने हैं तो उसको इक्वल टू हम लैम्डा मान के निकालते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो हमने माना है, उस कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे इस लाइन से, उसको हमने नाम दे दिया a। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, x-3/2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस में 3। तो ऐसे हम ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे। निकालिए, और पासिंग क्या करती है ओरिजिन से, लेट द लाइन थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल कितना π/3 विद द गिवन लाइन अलोंग OA, देन इट्स डायरेक्शन रेशोज आर प्रोपोर्शनल टू दिस। तो जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखो 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 0, जहाँ से पास होती है माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस 0 लैम्डा माइनस 0, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द गिवन लाइन आर प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, जो डायरेक्शन रेशो हमारे पास ये है हमारे पास 2, 1 और 1, इसके प्रोपोर्शनल है। तो इट इज़ गिवन दैट द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन अलोंग OA इज π/3। तो फॉर्मूला क्या होता है, cos π/3 A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे A1² प्लस B1² प्लस B2 C2 C1² और यहाँ से A2² B2² और C2² कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। cos π/3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 हो गई। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 एंड -2। जो हमने A के कोऑर्डिनेट्स, जो हमने A माना था कोऑर्डिनेट पॉइंट उस लाइन के, तो वहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारे पास A के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा B, क्योंकि लैम्डा की 2 वैल्यू आई हैं तो 2 पॉइंट्स वहाँ से निकल जाएंगे A और B। देखिए डायग्राम में कैसे बोला है, हमारे पास एंगल बना रही है π/3 ये AB हमारे पास क्या हो गई, लाइन हो गई। A के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए और B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिया, और ओरिजिन से वो पास हो रही थी, एंगल बना रही थी π/3, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब हमें क्या करना है, सो द इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, तो OA और OB के हमें यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो OA और OB, O 0 0 0 है और A हमने निकाला है 1 2 -1। इक्वेशन आती है कहाँ से, देखो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो x - x1 0, y - y 0, z - 0 अपॉन में जो पॉइंट है 1 - 0 2 - 0 -1 - 0, सेम हम यहाँ से निकालेंगे। तो हमारे पास ये आ गई 2 लाइन। हैंस द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आर दिस, ठीक है। तो ये इसके हमारे पास क्या आ गई, 2 लाइन आ गई, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। 2 लाइन्स की इक्वेशन हमें यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, events A and B are such that P of A is equal to 1/2 and P of B is equal to 7/12 and P of not A or not B is 1/4. State whether A and B are independent. हमें प्रूव करना है कि जो A और B हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो V नोट A और V नोट B, और का मतलब होता है यूनियन, नोट A का मतलब A बार और नोट B का मतलब B बार। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 1/4। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से यूनियन है तो यूनियन का इंटरसेक्शन करेंगे, डी मॉर्गन लॉ से ये बार इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये इज इक्वल टू 1/4 हो गया। दिस इम्प्लाइज, अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/4, ये रिजल्ट होता है। तो यहाँ से P ऑफ A इंटरसेक्शन B की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इतना है, P ऑफ A और P ऑफ B क्या है, इतना 1/7 और 7/12, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। इंडिपेंडेंट के लिए क्या रिजल्ट होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू में P ऑफ B, यही होता है। ये दोनों हमें दिखाने हैं, अगर ये इक्वल है तो इंडिपेंडेंट है, अगर इक्वल नहीं आए तो नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटानगर और कैलकाटा ऑन द एनवलप, जस्ट 2 कंसेक्टिव लेटर TA आर विजिबल, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर हैज़ कम फ्रॉम कलकत्ता एंड टाटानगर। देखो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कलकत्ता, और हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो कलकत्ता, ठीक है ना। तो जब मैं कलकत्ता बोलूँ या कलकत्ता बोलूँ तो प्लीज़ मजाक मत उड़ाना, ओके। तो चलिए देखते हैं, आपको समझ आना चाहिए बस, ठीक है। तो देखो समझ आ गई होगी हिंदी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो, लेट E1 बी द इवेंट दैट लेटर कम फ्रॉम कलकत्ता एंड E2 बी द इवेंट दैट लेटर केम फ्रॉम टाटानगर। हमने मान लिया E1 जो इवेंट है
है जो कि जो लेटर हमारे पास आया वो कलकत्ता से आया है, और जो E2 हमने मान लिया वो हमारे पास जो लेटर आया है वो कहाँ से आया है, टाटानगर से आया है। उसके बाद लेट ए डिनोट द इवेंट दैट 2 कंजेक्टिव लेटर्स आर विजिबल ऑन द एनवेलोप आर, क्या है वो जो हमने ए है वो मान लिया, जिस पे लेटर जो विजिबल है वो क्या है, TA। ठीक है, ए हमने यहाँ पे मान लिया। तो अब हमें क्या करना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से भी जरूर आएंगे। सिंपल प्रोबेबिलिटी वो नहीं पूछेगा, ये बात ध्यान रखना, सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये हमारे पास बेस थ्योरम से रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन हर एक वीडियो में आपको करवाया, तो अच्छे से आपको समझ आ जाने चाहिए। ठीक है, कि वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें कैसे पता करना है कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, लेटर हैव कम फ्रॉम कलकत्ता और टाटानगर। तो देखिए P1 E1 या तो मतलब वो कलकत्ता से आया है या वो टाटानगर से आया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। अगर E1 के पास जो E1 हमारे पास क्या है, दैट इट मीन्स द लेटर कम फ्रॉम कलकत्ता। E1 का मतलब है जो लेटर हमारे पास कलकत्ता से आया है और उस कलकत्ता वर्ड में जो TA है वो लास्ट में है। ठीक है ना, TA क्या है, लास्ट में, और उसको हमने मान लिया सिर्फ एक वर्ड। ठीक है, एक वर्ड हमने उसको मान लिया, 1 लेटर। तो देयर आर कितने लेटर बच गए, टोटल 7 लेटर हमारे पास बच गए। तो यहाँ से ए गिवन E1 का मतलब क्या हो गया, 1/7। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, 1/7। अब 1 यहाँ पे क्या है, TA को शो कर रहा है, T को हमने 1 लेटर माना है। ठीक है, उसके बाद E2 हमारे पास टाटानगर से आया है। टाटानगर में टोटल कितने हैं, 9 लेटर है, इन विच TA अकर्स ट्वाइस। TA कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर वन ऑफ द टू TA एज अ 1 लेटर, देयर आर 8 लेटर्स। तो इन दोनों मतलब इस टोटल टाटा को हमने क्या मान लिया, 1 लेटर। ठीक है, वन ऑफ द टू TAs एज 1 लेटर, देयर आर 8 लेटर्स। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या मान लिया, 1। तो इसका मतलब हमारे पास कितने लेटर रह गए, टोटल 8 लेटर रह गए। हर हैं कितने, काउंटिंग में 2 बार है ना, तो 2/8 हमारे पास ये हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, PE1 गिवन A और PE2 गिवन A। तो यहाँ से फॉर्मूला सबको पता है, PE1 इंटू में PA गिवन E1 डिवाइड बाई दिस, फिर इसका फॉर्मूला यही है और हमें यही निकालना था। देखो हमें क्या निकालना था, कलकत्ता और टाटानगर का व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर हैज़ कम फ्रॉम कलकत्ता। ठीक है, E1 का मतलब जो हमें निकालनी है ना प्रोबेबिलिटी की, कलकत्ता से आया है, तो कलकत्ता हमने क्या माना था, E1 माना था, तो E1 सबसे ऊपर लिखा जाएगा जहाँ से प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, डिवाइड बाय A। ठीक है, तो गिवन A, तो इसको हम बोलते हैं PE1 गिवन A। ठीक है, E1 हमें निकालनी है जब हमारे पास A दिया हुआ है, इसका मतलब है ये। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लेट F हमारे पास गिवन है x कोमा एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 + x स्क्वेयर और x बिलोंग्स टू R सच दैट x बिलोंग्स टू R बी ए फंक्शन फ्रॉम R इंटू R। ठीक है, डेटरमाइन द रेंज ऑफ F, इसकी हमें क्या निकालनी है, रेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से भी हमसे सीधा रेंज ना पूछ के इस टाइप से भी पूछ सकता है, क्योंकि सीधी रेंज और डोमेन हमें निकालनी आती है फंक्शन की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे, वी हैव f(x) इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 + x स्क्वेयर विच इज ए रैशनल फंक्शन px बाई QX, वेयर px दिस एंड QX हमारे पास ये है। क्लियरली fx इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो जो fx डिफाइंड है वो हर एक वैल्यू के लिए, क्योंकि इसने बोला है x बिलोंग्स टू R। तो और QX हमारे पास क्या है, और QX हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि डिनोमीटर 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमीटर 0 हो गया तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो लेट x को हमने मान लिया y मान लिया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। रेंज ऑफ f हमें यहाँ पे निकालना है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। लेट x अज्यूम रियल वैल्यू अज्यूम करेगा, तो जो अंडर रूट के जो अंदर फंक्शन है वो कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये लेस देन 0 हो गया ना तो वो फंक्शन हमारे पास इमेजिनरी बन जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो y की रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, क्लोज्ड 0 to 1 ओपन। ठीक है, यानी कि ये ओपन इंटरवल। तो रेंज ऑफ f(x) का मतलब होता है, जब भी किसी फंक्शन में रेंज पूछ ले किसी भी फंक्शन की, तो उसका मतलब होता है हमें उनको y की वैल्यू निकाल के देनी है। और अगर डोमेन पूछेगा तो डोमेन में याद रखना आपको उनको x की वैल्यू निकाल के देनी है। डोमेन में x की वैल्यू और रेंज में y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस टाइप से इसकी हमारे पास आ गई रेंज ऑफ f(x). ठीक है, तो बच्चे इसी बात को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इसको कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो इसमें सीधा ना लिख के इसने घुमा फिरा के इसको लिखा हुआ है, तो f(x) को इसने ये लिखना था तो इसने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन भी कितना आसान है, हम कर सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे तो स्टेटमेंट देख के ही हड़बड़ा जाएंगे कि इस टाइप से स्टेटमेंट तो हमने करी नहीं थी। इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं।
इफ़ एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ 1 बाई एक्स। सेकेंड में हमारे पास ये निकालना है और थर्ड में हमारे पास ये निकालना है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों का सॉल्यूशन आप देखिए। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ 1 बाई एक्स निकालना है, तो एक्स को हम चेंज कर देंगे 1 बाई एक्स में, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गई, इसकी वैल्यू 0। सिंपल ईजी। नेक्स्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है और एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हम निकालेंगे। देखो इसने ये बोला ना एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हमें निकालना है। निकालने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें यही प्रूव करनी थी, ये हमारे पास आ गई। सेम हम थर्ड करेंगे। थर्ड हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स क्यूब हम निकालेंगे, एफ ऑफ 1 बाई एक्स निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके किसके इक्वल दिखा देंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन थे। क्या पता ये सेम टू सेम एज इट इज़ पार्ट उठा के दे दे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई एट। टेंजेंट पाई एट की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो टेंजेंट ए का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, 2 टेंजेंट ए बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बाई 2। जिन बच्चों ने फॉर्मूला पीडीएफ लिया है ना, तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने फॉर्मूलाज डाले हैं, सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद कर लेना एक दिन के लिए तो ज़रूरी, क्योंकि मंडे को हमारा एग्ज़ाम है, तो डेली आपको वो रिवाइज़ करने हैं फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्योंकि वो ज़रूर से भी ज़रूर ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाले हैं। क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। तो फॉर्मूला पीडीएफ में वो सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से रिवाइज़ कर लेने हैं जिन बच्चों ने फॉर्मूला पीडीएफ लिया है। ठीक है, वहाँ से एक भी फॉर्मूला आपका नहीं चुकेगा। मतलब अगर आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में कोई भी फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, तो आपको सारा फॉर्मूला पीडीएफ अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना ही गलत होगा अगर आपने अच्छे से फॉर्मूले पढ़े होंगे तो। ठीक है ना, तो ये सारे फॉर्मूले वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ए बाई 2 1 अपॉन 2 टेंजेंट ए बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बाई 2। तो पुट ए को हमने क्या पुट कर लिया, पाई बाई 4, पाई बाई 4 पुट कर लिया, क्योंकि नीचे 2 था ना, और ए को पाई बाई 4 पुट करेंगे तो हमें टेंजेंट पाई बाई 8 मिल जाएगा। तो टेंजेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। अब इसको क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या करा, सोल्व करने के लिए टेंजेंट पाई बाई 8 को एक्स पुट कर लिया, एक्स पुट कर लिया, तो एक्स की हमने वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू, एक्स हमारे पास क्या था, टेंजेंट पाई बाई 8, तो टेंजेंट पाई बट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 8 इज पॉजिटिव, क्योंकि पाई बाई 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लाई करता है, क्योंकि 180/8 होता है। तो ये हो गया 2 चौके 8, 2 में 18 0, तो ये 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो ये हो गया हमारे पास 45/2, यानी कि कितना हो गया, यहाँ से देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 22.5। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है ना, 22.5। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। ये होता है ना ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो ऑल आर पॉजिटिव, ये होता है हमारे पास 0 से 90, और 22.5 हमारे पास आया था, तो इसका मतलब टेंजेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव साइन हम यहाँ पे उठाएंगे, -1 प्लस √2, तो टेंजेंट पाई बाई 8 की वैल्यू हमारे पास आ गई √2 - 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट। मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमें निकालना है। एक क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगी, बाकी 2 आपने खुद यहाँ पे निकाल के देखने हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ इसी क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पीडीएफ, वहाँ से आप ये क्वेश्चन कर लेना। लेट -2 को हमने मान लिया r cos थीटा प्लस r साइन थीटा, ये r मैंने कॉमन ले रखा है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो -2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, -2 प्लस 0 आयोटा, रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से अलग कर लिया, ये हमारे पास हो गया। स्केयरिंग और एडिंग कर दी तो r स्केयर यानी कि r की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, यानी कि मॉडुलस हो गया हमारे पास 2। मॉडुलस का मतलब होता है r की वैल्यू फाइंड आउट करना। आ गया समझ में। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के लिए पुटिंग द वैल्यू r इन फर्स्ट एंड सेकंड में पुट कर दी, कोस थीटा और साइन थीटा हमारे पास ये आ गया। बट द इक्वेशन गिवन थर्ड आर सेटिस्फाई थीटा इज इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट का मतलब होता है y बाई मतलब थीटा की वैल्यू निकालना, और थीटा हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y, हमारे पास कितना है यहाँ पे, y यहाँ पे कितना है, जब r की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करेंगे ना, तो y की वैल्यू हमारे पास है 0 और x हमारे पास कितना है -2, तो ये होगा टेंजेंट इनवर्स 0। और टेंजेंट इनवर्स 0 किस पे होता है हमारे पास, पाई बाय, टेंजेंट इनवर्स 0 किस पे होता है, टेंजेंट साइन पाई 0 होता है, तो टेंजेंट इनवर्स 0 हमारे पास हो गया किसके इक्वल,
थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास पाई के इक्वल। या तो आप ऐसे निकाल लो या यहाँ से आप क्या करो, इसने भी सेम ऐसे करा है, कोस थीटा -1 और साइन थीटा 0। तो साइन थीटा 0 किस पे होता है, पाई पे, और कोस थीटा -1 किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल, और कोस थीटा 2 पाई जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। इवन पाई पे तो 1 आएगा और ओड पाई पे क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट का मतलब आप समझ लेना, हमें निकालना है टेंजेंट इनवर्स y/x, यानी कि थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये भी सेम ऐसे ही है। चलिए, तीनों पार्ट आप अच्छे से इसको कर लेना। जो भी पार्ट नहीं समझ आता है तो फिर वो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस कर लूँगी। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। ऐसे नंबर हमें फाइंड, कल वाली क्लास में भी हमने करा था कि हमें ऐसा वर्ड बताना है जो जिसका मीनिंग भी हो, जिसका मीनिंग ना भी हो। तो विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल दी लेटर, हमें अगेन का यूज़ करके बनाना है। इफ़ दिस वर्ड आर रिटन एज इन डिक्शनरी, वट विल बी द 50th वर्ड। अगर ये डिक्शनरी में लिखा होता है या तो उसका मीनिंग है या नहीं है, तो 50वें नंबर पर ये वर्ड कैसे लिखा गया होता, तो हमें ये बताना है। तो देयर आर 5 लेटर्स इन द वर्ड अगेन इन विच ए अपीयर्स 2 टाइम्स, देयर फॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है, इन डिक्शनरी द वर्ड एट विच स्टेज आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर स्टार्टिंग विद द लेटर ए से स्टार्ट होगा डिक्शनरी में, फिर उसके बाद A B C D ऐसे स्टार्ट होते हैं ना, एंड अरेंजिंग इन दी अदर वर्ड्स 4 लेटर, इनको हमने अरेंज कर दिया, GAIN। वी ऑप्टेन कितने फैक्टोरियल, 1 2 3 4 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद एंड स्टार्टिंग विद जी एंड अरेंजिंग दी, बाकी को अरेंज कर दिया, नोट ऑल डिफरेंस, ए अकर्स ट्वाइस, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आई को अरेंज कर दिया, फिर 4 फैक्टोरियल, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड, तो ये कितना हो गया, 48 वर्ड्स। नाउ वी हैव टू कंसीडर द वर्ड स्टार्टिंग विद एन एंड अरेंजिंग अदर 4 लेटर्स अल्फ़ाबेटिकली। तो एन लिख दिया स्टार्टिंग और अरेंज कर दिया अल्फ़ाबेट, तो AAGI, तो ये कितना हो गया, हैज़ द 50th वर्ड इज़, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 50। जो 49th वर्ड होगा ना, तो एन से शुरू हो जाएगा, एन से शुरू होने के बाद उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, तो वो कौन से नंबर पे है, वो 50th, मतलब 50वें नंबर पे ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है नागी, NAAGI, और 50वें नंबर पे क्या हो जाएगा, NAAIG, आई और जी का स्थान जो है रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए, फ्रॉम दी अबोव एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है, इसको छोड़ो। तो देखो हमारे पास क्या होता है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और ये कैसे हो जाएगा, ये आप लोगों को मेरे को बताना है। ये हमारे पास APGP का क्वेश्चन है, और APGP के क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में बहुत करवाए हैं, अगर किसी ने मेरी रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ देखी है। ठीक है, तो ये आप लोग मेरे को बताएंगे ये चीज़ें कैसे आई है। अगर आप को ये आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आई, तो फिर आप तब भी आप कमेंट कर देना, मैं आपको अगली जो हमारी इवनिंग वाली क्लास होएगी उसमें मैं आपको बता दूंगी कि ये चीज़ें कैसे आई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता करनी है ये कैसे आई। अब उसके बाद हम यूज़ करेंगे AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM वी हैव। तो यहाँ से AM एक्स वाई और जेड 3 नंबर हैं हमारे पास, तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 27। नाउ यहाँ से अब हमारे पास 1/x प्लस 1/y प्लस ये हो गया, इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नंबर तो 1 है और ये किससे ग्रेटर था, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 था, और ये हमारे पास किसके इक्वल आया है, 1/x/y/z 27 के, और यहाँ से भी x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 1 के, और ये भी 27 के। तो कितना हो गया, 64 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देन द मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आई, 64। तो ये इसका ये आपको बताना है कैसे आया है। ठीक है, ये स्टेप ओके। तो आज हमने कर लिए ये 15 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैसेज ज़रूर ड्रॉप करें, ठीक है, फॉर मोटिवेशन। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इवनिंग की क्लास में नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चंस के साथ। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।